यस, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्टिक्स में लेंस एंड मिरर वाला पार्ट आज कवर करेंगे, तो फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। यस, विद इन मिनट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यस, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो स्पेशली ऑप्टिक्स पे हमने फोकस किया है। जैसे लास्ट क्लास में स्टूडेंट कह रहे थे कि सर अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हमने इस पर विचार किया है और बिल्कुल हम उसी हिसाब से चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जो भी डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, आप हमें साथ साथ बताते रहेंगे लाइव चैट में। और आप लोग जो भी जुड़े हैं कमेंट करके बताइए हमें। तो यस, मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी और मैंने बीटेक किया है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और मुझे टीचिंग में करीब 12 साल हो चुके हैं। करीब करीब सभी फॉर्मेट में मैंने जनरल साइंस पढ़ाया है। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मैं माई जीवे प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ दिल्ली में 2 बार प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में। तो अब ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधा अपने विषय पर आ रहे हैं। यस, आरआरबी एनटीपीसी के लिए जनरल साइंस हमने तैयार किया है। आज का हमारा टॉपिक मैंने डाला था लेंस एंड मिरर वाले क्वेश्चंस हम लेकर चलेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा आइडिया देने वाला हूं कि ये किस प्रकार से काम करता है, ताकि आप आगे सेक्शन में जब चलें खुद ब खुद आप जान सकें कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आप स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक का नाम है लेंस एंड मिरर। तो बड़ी साधारण सी बात है, कभी आपको एग्जाम में आ जाए तो लेंस एक कैसा माध्यम है। देखिए, मैं आपको सिर्फ 2 स्लाइड के माध्यम से लेंस और मिरर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी लॉजिक हैं, वो सारे आपको समझा दूंगा। उसके बाद आप खुद ट्राई करके देखना, आप स्वयं से जवाब दे पाएंगे। क्लियर हो गया? तो खुद से आप ट्राई करके कोशिश करेंगे। यस नायक, आपका स्वागत है। यस, नमस्कार। तो कभी भी आपको आ जाता है कि लेंस जो है, लेंस किस प्रकार का माध्यम है, ध्यान रखना है। हम हर उस चीज को लेंस कह सकते हैं जो पारदर्शी है। क्लियर हो गया? आप हवा को भी एक लेंस की तरह काम करते हुए देख सकते हैं। अगर हवा कहीं हवा एक जगह हल्की एक जगह भारी है, यानी यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। आपने सुना होगा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। क्लियर? तो हवा भी एक लेंस की तरह काम कर सकते हैं। कभी भी एग्जाम में आपका जो है लेंस किस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या नॉन ट्रांसपेरेंट, ध्यान रखना है। लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर हो गया? और विज्ञान के किस सिद्धांत पर, या आप पुराने पेपर में अभी देखेंगे, हमने सैंपल क्वेश्चन लिए हैं, तब आप खुद ब खुद आंसर देंगे। लेंस काम करता है रिफ्रैक्शन पर। बायलैंग्वेज लेकर चल रहे हैं, कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी हमें देख रहा है, ध्यान रखना है। लेंस काम करता है अपवर्तन पर। अपवर्तन यानी अपने रास्ते से भटकने का जो काम है, इसी से भ्रम पैदा होगा, इल्यूजन पैदा होगा। क्लियर? आपने शायद 10th क्लास में इस प्रकार के कोई एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, कोई ग्लास लैब रखकर लाइट यहाँ से भटक गई, उसके बाद सीधी ऐसे निकल गई, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सब चीजें क्या है? रिफ्रैक्शन। जितने भी इल्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे, भ्रम वाले क्वेश्चन आएंगे नायक, वो सारे किसके ऊपर होंगे? रिफ्रैक्शन के ऊपर। आपको बात याद रखनी है, जब माध्यम चेंज होगा, यानी हवा से पानी, कांच से पानी, हवा से हल्की हवा, हवा से भारी हवा, तो माध्यम बदलेगा। और माध्यम बदलने से आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट भी बदल जाती है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट वेरी करेगी तो इल्यूजन पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा। मिसाल के तौर पर ये जितने भी क्वेश्चन आपने सुने होंगे, पानी में आपने कोई सिक्का डाला है, वो तले के नीचे है, बट आपको वो ऊपर नजर आता है। ये सारे क्वेश्चन रिफ्रैक्शन पर काम कर रहे हैं, और वो वाटर इस समय किसकी तरह काम कर रहा है? लेंस की तरह काम कर रहा है। क्लियर? तो आपको बात याद रखनी है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये क्वेश्चन है। और लेंस किस प्रिंसिपल पर काम करता है? लेंस अपवर्तन पर काम करता है या रिफ्रैक्शन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है मिरर। मिरर इज नॉन ट्रांसपेरेंट। दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है, और ये काम करता है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन पर। हमारे आसपास हर वो चीज जो हमें नजर आती है, उसका कारण है कि वो लाइट को टकराकर हम तक भेजती है। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने बात करूं, मैंने टेबल पर फ्लैग रखा हुआ है, हमारा इंडियन फ्लैग। तो इसमें आपको अलग अलग कलर नजर आ रहे होंगे। आई थिंक आप लोग, आपको ये दिख रहे होंगे। इसमें जो सैफरॉन है, इसमें ग्रीन है, और इसमें जो व्हाइट पार्ट है, ये आपको नजर आ रहा होगा।
इसका ये अलग अलग कलर दिखने का कारण क्या है? ध्यान रखना है, इसके अलग अलग कलर दिखने का कारण क्या है? ये सैफरॉन वाला केमिकल डाई पार्ट ऐसा है जो सैफरॉन लाइट या ऑरेंज लाइट आप तक पहुंचा रहा है, और ग्रीन वाला आप तक ग्रीन पार्ट पहुंचा रहा है। उसके बीच में जो चक्का है, ये जो अशोक चक्र है, ये ब्लू नजर आ रहा है बिकॉज ये ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको ये बात याद रखनी है, जो पार्ट आपको विजिबल होता है वो लाइट आपकी आंख तक पहुंचाता है, तभी वो विजिबल हो पाता है। क्लियर हो गया? आपको बात याद रखनी है। अगर कोई आपको लाल नजर आ रहा है तो लाल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लाल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको फ्लैग अभी देखकर समझाया था, तो आपको बात याद रखनी है। कभी भी इस प्रकार की कोई एग्जाम में बात आ जाए कि हरे पेड़ पौधे आपको हरे नजर आते हैं, तो ये कौन से प्रकाश को परावर्तित करते हैं? ये हरे को परावर्तित करते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो हम ये कह सकते हैं हमारे आसपास सभी चीजों में कहीं ना कहीं ये मिरर वाली प्रॉपर्टी लकी है। लेकिन ये मिरर वाली प्रॉपर्टी अगर ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर? जैसे हमारे फ्लोर पे बात करें, हमारे फर्श पर बात करें, बहुत बढ़िया टाइलें लगी हुई हैं, और इतना बढ़िया टाइलें लगी कि मेरा चेहरा भी उस टाइल में नजर आ रहा है। इसका कारण वो हमारे घर में जो शीशा है उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है, मिरर की प्योर प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे आसपास हर चीज रिफ्लेक्ट करती है, कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है। ठीक हो गया? और रिफ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए हम एक तरफ पेंट, एक तरफ पॉलिश करते हैं। बात समझ में आ गई? तो मिरर की प्रॉपर्टी क्या होगी? रिफ्लेक्शन, और ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। आप इसके लिए और आपने एक वर्ड देखा होगा, ओपेक। क्लियर हो गया? ओपेक। तो आपको बात याद रखनी है, कभी भी ये बात आपको एग्जाम में आ जाए कि मिरर जो है, दर्पण, वो अपारदर्शी होगा और वो परावर्तन पर काम करता है। यस। नेक्स्ट है, हम नॉर्मली जब कभी भी पढ़ते हैं तो हम ये वर्ड से बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, या हिंदी में ऊतल, अवतल। तो आपको मैं पहले क्लियर कर रहा हूं क्वेश्चन में जाने से पहले कि इन चीजों को आपको एक साधारण हिंदी का शब्द जैसे पढ़ते हैं वैसे समझना है। यानी इनको बहुत ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, इन वर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मिसाल के तौर पर हम कोई शब्द पढ़े हिंदी में, सुपुत्र, तो इसका मीनिंग आपको बड़ी आसानी से याद रहता है, सुपुत्र। सु यानी अच्छा पुत्र, यानी बेटा। इसी प्रकार से ये नायक आपने कुछ पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ग्रेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नायक आपने पूछा। ध्यान रखना है, ये आपने बहुत अच्छा एक्सेलेंट क्वेश्चन पूछा, जो आपने पूछा TIR। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ा कमाल है कि नाम इसका रिफ्लेक्शन है, बट इट इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उन्होंने में से एक ने ये क्वेश्चन किया है कि TIR जो है, क्या ये रिफ्लेक्शन ही है या रिफ्लेक्शन से अलग है? तो नायक याद रखना है, TIR इज नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्शन, इट इज स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। बड़ा अजीब है लेकिन सही है। और वो क्या है? देखिए, डायमंड जो है, आपने सुना होगा हीरे में TIR प्रॉपर्टी होती है। हीरा लाइट को आपको पता है ट्रैप कर लेता है, जबकि कोई भी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, जब भी हमने यहाँ पढ़ी, देखिए पारदर्शी, जो पारदर्शी जो होती है वो प्रकाश को क्या करती है? रिफ्रैक्ट करती है। और हीरा भी क्या है? एक ट्रांसपेरेंट। तो मिसाल होना क्या चाहिए था? हीरे में लाइट गई और टकरा कर वापस आ गई, यानी अपने रास्ते से भटक कर वापस आ गई। यानी होना क्या चाहिए था? रिफ्रैक्ट, बिकॉज डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन ये तो कमाल ही हो गया। जो कटिंग एजेस होते हैं, जो आपने सुना होगा डायमंड को तराशा जाता है, इसके बाद ही इसके अंदर TIR प्रॉपर्टी आती है। और ये TIR, यस दीपक, आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, एकदम सही कह रहे हो दीपक। अगर आपने ये बात समझ ली तो बिल्कुल आपको कहीं और से पढ़ने की कोई और जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक बार इसको देखिए। तो लेंस और मिरर हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, और मुझे पता है इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने कई अलग अलग क्लासेस लगाई थी। हमने पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर हमने मिरर पढ़ा, फिर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, लेंस पढ़ा। लेकिन यहां पर एक ही क्लास में आपको वो गागर में सागर आपको भर जाएगा, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्वेक्स का मीनिंग समझाऊंगा आपको, कोई रटना नहीं सिखाऊंगा। बिल्कुल दीपक, आपका बात सही है। तो नायक, क्लियर हुआ कुछ आपको? डायमंड जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन इसके जो कटिंग एजेस होते हैं, जो उसको तराशा जाता है, इस प्रकार से तराशा जाता है कि वो 90 से अबव का रिफ्रैक्शन एंगल बनाता है। अगर ऐसा होता है तो लाइट बाहर जाने की बजाय अंदर रह जाएगी। तो होना क्या चाहिए था? रिफ्रैक्शन। हो क्या गया? रिफ्लेक्शन। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए नायक
कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाम में रिफ्लेक्शन लग रहा है, बट इट इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। जैसे आपने सुना होगा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी प्रकार से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ध्यान रखना है इस चीज को, प्रॉब्लम हमें दूर करनी है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपकी एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहां करके रहूंगा। तो ये वर्ड आपको समझ में आया, कॉन जमा वैक्स, ये ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉन जमा वैक्स। ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला सुपुत्र की मीनिंग जैसे आपको पता है, वैसे ही मैं आपको कॉन्वेक्स की मीनिंग समझा दूंगा। कॉन जमा वैक्स, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। और इसमें कॉन का मतलब आपको पता है किसको कहते हैं, कॉन यानी कीप, और वैक्स का मतलब ऊपर की ओर। तो सतह के ऊपर जो सरफेस उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। यानी मिसाल के तौर पर आपको कोई पहाड़ी नजर आ रही है, अनाज का ढेर खेत में नजर आ रहा है, तो ऑब्जर्वर को जब कभी ये उठा हुआ नजर आता है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सतह नजर आ रही है। क्लियर हो गया? और इसी प्रकार से दो वर्ड कॉन जमा केव, ये हिंदी में अव जमा तल, तल का मतलब कोई भी सरफेस और अव का मतलब होता है सरफेस के अंदर। तो जब कभी भी कोई आपको गहराई में खाई, खड्डा, कुआं इस प्रकार से नजर आ रहा है तो उसको बोलेंगे कॉन केव। देख रहे हैं आप, कॉन केव का सिंपल मीनिंग क्या होता है, गुफा। तो कॉन जमा केव, इसका इंग्लिश में क्या अर्थ होगा, अंडर द सरफेस। तो जब कभी भी एग्जाम में आपको आता है व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कॉनकेव, तो आपको कोई भी ऐसी सतह जो अंदर की तरफ दबी हुई है, जैसे आपने ऐसे ऑब्जर्वर यहां है, लेकिन ध्यान रखना है ऑब्जर्वर जहां होगा टाइप भी वही माना जाएगा। क्लियर? जैसे मेरे पीछे जो बोर्ड है, अगर मैं हालांकि कोई मैं बहुत बड़ा बॉक्सर नहीं हूं, लेकिन मैं सोचूं मैं थोड़ी देर के लिए मैं माइक टाइसन की तरह बहुत बलवान हूं और मैं दीवार पर या बोर्ड पर घुसा मारता हूं और दीवार या ये बोर्ड है तो धस जाती है, अंदर की तरफ धस जाती है, तो मुझे कौन सी सरफेस मिलेगी, कॉन केव। ध्यान रखना है, अगर ये बोर्ड को मैं अंदर की तरफ धसा दूं तो ये कॉनकेव हो जाएगा, लेकिन जैसे इस बोर्ड को मैं उल्टा कर दूं तो ये उभरा हुआ सरफेस मेरे सामने आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स। तो आपको बात याद रखनी है, जब कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कोई सतह जो अंदर की तरफ दबी है तो ये क्या होगी, कॉनकेव। ध्यान रखना, कॉनकेव। और अगर ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर ये इसके सामने उभरा हुआ सरफेस आ रहा है ये, तो इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया? तो आपको पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है। अगर इसका डिफरेंस आपको क्लियर है तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ? कॉन्वेक्स यानी उत्तल का माने सतह के ऊपर, अवतल का माने सतह के नीचे। सिंपल मीनिंग है, मैंने चीजों को बिल्कुल भी टिपिकल नहीं किया है, इजी करने का प्रयास किया, एज इजी एज पॉसिबल। क्लियर हो गया? अगली स्लाइड में बढ़ते हैं अब। यस, इसमें बात आ रही है अभी, हम इनके क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के लॉजिक आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपके काम को बहुत आसान कर दिया है। आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आप यकीन करें आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पता लग जाएगा, कॉनकेव मिरर के बारे में पता लग जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। यानी अगर यहां मैं अवतल लेंस लिखूंगा तो यहां हो जाएगा उत्तल दर्पण, वर्किंग प्रॉपर्टी में। ध्यान रखना है ये दोनों सिमिलर मैंने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं दिए हैं, काम के हिसाब से दिए हैं। यानी अगर उत्तल लेंस की मदद से हाथ जल सकता है तो अवतल दर्पण की मदद से भी हाथ जल सकता है। अगर उत्तल लेंस प्रकाश को मिला सकता है तो अवतल दर्पण भी प्रकाश को मिला सकता है, यानी दोनों का नेचर कन्वर्जिंग होगा। कंस्ट्रक्शन यहां अलग अलग आपको दिख रही होगी, ये कंस्ट्रक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका एक जैसा है और हमें वही तरीका सीखना है कैसे ये दोनों काम में एकदम एक जैसे हैं। क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्शन अलग है। देखिए आप कॉन्वेक्स लेंस को, जो साइड ऑब्जर्वर आपको पता है आप अंदर तो जाने वाले नहीं है, कोई लेंस हमारे पास गोल है यानी स्पेरिकल लेंस है, स्पीयर है, तो गोले की बाहरी सतह को आप छू सकते हैं बाहर से, तो आपको पता है ये उभरा हुआ सतह है, तो क्या माना जाएगा, उसको उत्तल लेंस माना जाएगा। और कॉनकेव मिरर के लिए ये जो शेप दे रखी है इसने, जैसे इस प्रकार की कोई शेप बनाकर ये जो लाइनें होती हैं, ध्यान रखना ये लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं ऑफ साइड। ऑफ साइड यानी यहां पर अब मान लें पेंट है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, और यहां पर अंदर साइड क्या किया है, पॉलिश, ये हमारे लिए इस्तेमाल होगा। जैसे आप शीशे में चेहरा जब देखते हैं तो शीशे की सामने वाली सतह जो उपयोग में आ रही, जहां मेरा चेहरा नजर आ रहा है, वो पॉलिश, बैक साइड पर पेंट। ऐसे यहां याद रखना है दिस इज ऑन साइड एंड दिस इज ऑफ साइड। और क्योंकि ऑन साइड यहां अंदर की तरफ धसा हुआ है यानी कॉनकेव है, इसलिए उसको माना जाएगा कॉनकेव मिरर,
और ये क्योंकि बाहर की तरफ उभरा हुआ है और ट्रांसपेरेंट है तो ये माना जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेंस इज ट्रांसपेरेंट एंड मिरर इज नॉन ट्रांसपेरेंट। और मिरर को नॉन ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें पेंट और पॉलिश किया जाता है। बट मिरर में पेंट और पॉलिश किया जाता है, लेंस ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें कोई पेंट और पॉलिश करने की जरूरत नहीं होगी। इतना समझ में आपको? मैं आपको बोल रहा था कि सिर्फ एक चीज बताऊंगा और आपको इस एक चीज से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया तो यकीन करें आपको कनकेव मिरर भी समझ में आ जाएगा एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। माने इसका जो दूसरा पेयर होगा वो भी समझ में आ जाएगा। आप सोच रहे होगे सर आप तो कठिन कठिन बातें बताएंगे अभी, मुश्किल मुश्किल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी स्कूल में पढ़ा था 9th 10th में, बस उसको थोड़ा सा याद करवा रहा हूं, थोड़ा रिवाइंड करा रहा हूं। और जितनी भी आपने बचपन में शरारत की है, और बिल्कुल शरारत की हुई होंगी आपने, ऐसा तो कोई बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत शरारत तो करनी भी चाहिए। और अगर शरारत की है, किसी का हाथ जलाया है, किसी का कागज जलाया है, तो वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस की वर्किंग प्रॉपर्टी मैं नहीं बताने वाला आपको, पहले से आपको पता है। यानी जितनी भी आपने शरारत की है, किसी लेंस से हाथ जलाया, कागज जलाया, बच्चों का फेवरेट लेंस कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया? तो आपको ये काम पहले से ही पता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि सर पता नहीं अभी क्या क्या बताने वाले हैं, सब कुछ आपको पहले से पता है। क्लियर? ये क्लास आपको सिर्फ रिवाइंड करने के लिए, याद कराने के लिए, जो चीजें आपको पता है उस धूल को हटाना है और एग्जाम के फाइनल लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। क्लियर? और ये बिल्कुल होगा अगर हम अपनी धूल जो जमी है पुरानी उसको हटा देंगे। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस को याद करो और उसको किससे रिलेट कर दो? कॉनकेव मिरर के साथ। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो क्या कहता है? कभी भी एग्जाम में आपको कुछ ऐसा पूछता है कि हमें बड़ा देखना है, बड़ा बड़ा। क्लियर? एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है, इस पर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे कोई घड़ी साज की बात कर ले, घड़ी ठीक करने वाला, कोई डॉक्टर, डेंटिस्ट, एंडोस्कोपी। ध्यान रखना है डॉक्टर कोई भी हो, कई लोग अलग अलग डॉक्टरों के नाम से कंफ्यूज होते हैं, यार ये नाम दे दिया ईएनटी, सर ने तो हमें बताया था सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में, बट एग्जाम में आ गया था ईएनटी डॉक्टर के बारे में तो सर ने हमें बताया ही नहीं था। इस प्रकार से नहीं सोचना है, ध्यान रखना है डॉक्टर कोई भी हो, चाहे ईएनटी हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, मकसद सबका एक ही होगा, एंडोस्कोप करना, यानी चीजों को, छोटी चीजों को बड़ा देखना। अब कान में अगर किसी के वैक्स भर गया है या मैल भरा हुआ है या कान में कुछ चीज चला गया है, तो जो ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो क्या करेगा? कान से मैल को निकालने के लिए एक लेंस का इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमारे दांतों को वो एक शीशे में देख रहा है, उस शीशे में दांत हमारे बड़े बड़े दिख रहे हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं, यानी शीशा यानी मिरर एक लगा है, बड़ा प्रतिबिंब। तो आप देख रहे हैं, इसकी हिंट को समझो और आंसर सीधा मिलेगा। तो डेंटिस्ट के पास मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट के पास कभी लेंस कहे तो कॉन्वेक्स लेंस। मेरी आपको बात समझ में आ रही होगी? दोनों का जो मकसद है वो एक ही है, लार्ज इमेज। दुनिया में सिर्फ एक ही लेंस ऐसा है जो इमेज को बड़ा कर सकता है और वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया? स्फेरिकल लेंस कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, स्फेरिकल लेंस का सीधा मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। वो अलग बात है, जो जितना ज्यादा स्फेरिकल होगा यानी जितना ज्यादा गोल होगा, जैसे ये भी और ये दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, लेकिन इसकी पावर ज्यादा होगी। क्लियर? बिकॉज आपने पढ़ा होगा जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सिंपल। जो गोला आप बनाते हैं लेंस के रूप में, इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या लेंस की त्रिज्या, और इसका हाफ पॉइंट कहा जाता है फोकस। और हमारे लिए सेंटर से भी ज्यादा जरूरी पॉइंट क्या है? फोकस। तो वही कह रहे हैं, अगर लाइट इंफिनिटी से आती है तो कहां मिलती है? फोकस पर मिलती है। तो आपको बात याद रखनी है, ये फोकस कोई इमेजिनरी पॉइंट नहीं है, ये फोकस वही पॉइंट है जो सेंटर का हाफ माना जाता है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। तो आपको बात याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि बड़ा दिखाने वाला कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। आपका अपना लेंस, बाय डिफॉल्ट आपकी आंख में कौन सा लेंस लगा है? कॉन्वेक्स लेंस। ये बात भी भूलनी नहीं है, हम सबकी आंखों में बाय डिफॉल्ट जो लेंस लगा है वो कॉन्वेक्स लेंस है। वो अलग बात है, जरूरत पड़ने पर ये कॉनकेव की तरह भी काम करता है, लेकिन कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए आपका आंख का लेंस किसकी तरह बर्ताव करता है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह बर्ताव करता है। क्लियर हो गया? और इसी का काम है बड़ा देखना। क्लियर हो गया? तो कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए एग्जाम में,
माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ जाए, माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, या कोई भी इस प्रकार की बात है, कोई मिरर के जरिए एक चीज को बड़ा देखना है तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। नाउ सेकंड इज व्हाट, अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ने वाले हम, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। कन्वर्ज करना यानी प्रकाश को इकट्ठा करना, और प्रकाश को इकट्ठा करने की ताकत किसमें है, प्रकाश को इकट्ठा करने की ताकत आइदर कॉन्वेक्स लेंस में है या कॉनकेव मिरर में है। क्लियर नायक, आपको समझ में आ रहा है? यस दीपक, क्लियर है डाउट? कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें बिल्कुल बताइए, हम इस डाउट को क्लियर करेंगे। और आपका आई थिंक जो मैंने बताया था आपको रिफ्रैक्शन और टीआईआर वाला डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा, और इसमें जरा सी भी आपको परेशानी नहीं आएगी, बिकॉज आपको पता है एग्जाम में हमें क्वालिटी क्वेश्चन पर जोर देना है। अगर हम खाली टीआईआर पर ही बात करें तो कम से कम 2-2.5 घंटे तक बोल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, उतना ही हमारे लिए काफी है जो जनरल साइंस का पार्ट है, सामान्य हमारे विज्ञान का पार्ट है। तो अगर आपको बात समझ में आ जाती है कि कोई भी पारदर्शी चीज अगर लाइट को अंदर अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाकी एग्जांपल दे, बहुत बढ़िया दीपक, ग्रेट। तो हमें बिल्कुल हमारा एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए, आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और करना चाहिए। ठीक है, जब आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसका असर मुझ पर पड़ेगा, और अगर मेरा मोटिवेशन बढ़ता है तो मेरा असर आप पर पड़ेगा, यानी एक प्रकार का ये म्यूचुअल इंडक्शन है। आपने पढ़ा होगा, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर म्यूचुअल इंडक्शन करने में हम लोग कामयाब हो गए तो मेरा यकीन करें आप, मैं आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर ले जाऊंगा, और आपके ही आत्मविश्वास से मैं भी 7वें आसमान पहुंच जाऊंगा। तो ये बिल्कुल जरूरी है, हमें सेल्फ इंडक्शन की बजाय म्यूचुअल इंडक्शन की जरूरत है। क्लियर? क्योंकि आप लोगों से भी बहुत कुछ चीजें यहां पर बाहर निकलेंगी, और कई चीजें ऐसी होती है जो पेपर में छुपी रहती हैं, नहीं समझ में आती, लेकिन अगर हम डाउट यानी रिहर्सल अच्छी करते हैं तो कोई चीज पेपर में छुपी नहीं रहेगी, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो ऐसे ही कोशिश करनी है आप लोगों को। तो ये बात समझ में आ गई आपको? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी किसके पास होगी, कन्वर्ज करने की ताकत कॉन्वेक्स लेंस के पास रहेगी। ठीक हो गया, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ही प्रकाश को इकट्ठा कर सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आपको सोलर कुकर में अगर कभी बात आती है खाना बनाना है, तो खाना कौन सा लेंस बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर कभी के सोलर कुकर में किस मिरर की मदद से ये काम जल्दी हो सकता है, आप उसके अंदर कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना है, सोलर कुकर में आप लेंस भी इस्तेमाल करेंगे, मिरर भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपका काम कई गुना जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो गया? नॉर्मल अगर आप प्लेन लेंस या प्लेन मिरर का इस्तेमाल करेंगे तो सोलर कुकर प्रकाश को इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल किया उत्तल लेंस तो ये भी प्रकाश को इकट्ठा करेगा, और साथ में आपने जो कुकर का अंदर वाला साइड है इसको इस प्रकार से यहाँ पेंट कर दिया और यहाँ पॉलिश कर रखा है, तो जो लाइट यहाँ से सीधी निकल के इसको टकराएगी तो वो भी कहाँ गिरेगी, हमारे इस बर्तन पर, और फटाफट खाना बन जाएगा। ध्यान रखना, ये भी प्रकाश को इकट्ठा करता है और ये भी प्रकाश को इकट्ठा करता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्मॉल प्रेफरेंस, स्मॉल एरिया प्रेफरेंस। जब कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, किसी व्यक्ति को पास का नहीं दिखता, अगर आपकी आंख में लेंस लगा है और आपको कॉपी में लिखा नहीं दिखता, क्लियर हो गया, पास का नहीं दिखता, यहां पर पास का मतलब होगा अप टू 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, हमारी आंख का फोकस शुरू होता है 25 सेंटीमीटर और सेंट्रस का 50, तो पास की नजर मानी जाती है 25 से 50, और 50 के बाद जो भी नजर हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, यानी दूर की नजर माना जाता है। यानी 50 सेंटीमीटर के बाद से लेकर इन्फिनिटी तक हमारी दूर की नजर मानी जाएगी। और हमारी नजर जो देखने की टेंडेंसी है वो, या मैंने कल की क्लास में भी समझाया था आप लोगों को, हमारा जो रेजोल्यूशन शुरू होता है वो 25 सेंटीमीटर से शुरू होता है, यानी 25 से नजदीक ले जाने पर वस्तु दिखाई नहीं देगी या धुंधली नजर आएगी। तो 25 से 50 हमारी पास की नजर है। अगर किसी को पास की नजर में कमजोरी है, कोई दिक्कत है, तो कौन सा लेंस लगाकर ओके हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आपको आया, पास की नजर का मतलब यहाँ हाइपरमेट्रोपिया, ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। Why it is so called दूर दृष्टि दोष? बिकॉज जब कभी भी ये बात आती है तो आपको पता है लेंस जो आंख का है ये बनना चाहिए थी इमेज, जैसे ये रेटिना है, रेटिना पर नहीं बनती है इमेज, बनती है रेटिना के पीछे, यानी इमेज शिफ्ट हो गया दूर, और क्योंकि इमेज शिफ्ट हो गया दूर इसीलिए इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। बट नजर कहां की कमजोर होती है, पास की। इसी प्रकार से जो ये निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, मायोपिया में इमेज जो है रेटिना से पहले बनता है, ये हमारा रेटिना है, रेटिना से पहले बनता है और ये शॉर्ट रह जाता है, और क्योंकि ये शॉर्ट रह गया है इसीलिए हम बोलते हैं इसको
शॉर्ट साइटेडनेस, और इसमें कहाँ की नज़र कमज़ोर होती है? दूर की नज़र कमज़ोर होती है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि कम दूरी के लिए या कम क्षेत्रफल में अगर आपको लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना, आप चाहते हैं कि बल्ब का होल्डर ऐसा हो कि चमक ज्यादा हो और ल्यूमिनेंस माने ल्यूमिनेंस ज्यादा हो और डिस्ट्रीब्यूटिंग एरिया कम हो, यानी आपका जो टेबल लैंप है उसका मकसद क्या है? दूरी कम प्रकाश ज्यादा, यानी आपको सिर्फ टेबल पर ही प्रकाश को रखना है और चमक कमाल की होनी, बल्ब का होल्डर कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर आप चाहते हैं बल्ब का प्रकाश दूर दूर तक जाए, बेशक से चमक कम कम हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स मिरर शेप का। तो आपको बात ध्यान रखनी है, स्मॉल एरिया प्रेफरेंस। स्मॉल एरिया प्रेफरेंस यानी अगर आंख में लेंस की बात आएगी तो कॉन्वेक्स लेंस, बल्ब में होल्डर की बात आएगी, टेबल होल्डर जो है, टेबल लैंप जो है वो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये केस स्ट्रीट लैंप के लिए एकदम अलग हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रीट लैंप में मकसद क्या होता है? दूरी अधिक, चमक जो है वो कम चाहिए आपको। स्ट्रीट लैंप कोई पढ़ने के लिए नहीं बना है, टेबल लैंप पढ़ने के लिए बना है। तो इस फर्क को आपको समझना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज, फोर्थ पॉइंट इज रियल एंड इन्वर्ट। अगर ये 5 पॉइंट आप कर लें, आपका एग्जाम में लेंस और मिरर का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? कभी भी आपको आता है रियल एंड इन्वर्टेड, वो कौन सा माइकल लाल है जो रियल इमेज बना सकता है? वो माइकल लाल आपको मैंने पहले ही बता दिया, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, ये दोनों ये काम कर सकते हैं। रियल का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आप किसी को पूछेंगे कि रियल का मतलब क्या होता है, वो क्या कहेगा कि सर रियल का मतलब तो रियल होता है, वास्तविक है, दुनिया में जो वास्तविक है। जो ध्यान रखना है यहाँ, रियल का मतलब ये है जिस इमेज को आप पर्दे पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी जो इमेज सच में बनती है वो रियल है। ये रियल इमेज है। जैसे हमारे पास ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव। यहाँ लाइट आएगी तो ये मिलेगी नहीं, उल्टा फैल जाएगी, यानी डाइवर्ज हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे लाइट मिल नहीं रही है, फैल रही है। तो इमेज यहाँ बन ही नहीं है, यहाँ बन रही है, यानी प्रकाश सच में मिल रहा है इस पॉइंट पर, डॉट पर। और यहाँ इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है शायद प्रकाश यहाँ कहीं मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा लगने में और होने में तो फर्क होता है ना। तो ध्यान रखना है, ये सच में मिल रहा है और यहाँ सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल इमेज है। तो आप बता सकते हैं कभी भी आपको हाथ जलाना है, कागज जलाना है, कोई इमेज को पर्दे पर उतारना है, तो इमेज 100% कौन सा होगा? रियल होगा। और बाय डिफॉल्ट अगर कभी भी आपको पूछता है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर सिंगल सिंगल है, क्लियर, सिंगल सिंगल, तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा। ध्यान रखना है, मैंने सिंगल क्यों कहा है? बिकॉज डबल होते ही वो इमेज को दोबारा इन्वर्ट कर देगा, और दोबारा इन्वर्ट का मतलब वो उल्टे को उल्टा करने का माने सीधा हो जाएगा। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं करते। मैंने बोला प्रैक्टिकल इमेज एक्सेप्शनल कब? जब आप इसको आंख के बहुत नजदीक लेकर जाते हैं, तो वो हम यूज नहीं करते हैं वैसे, बट उस समय वो इमेज वर्चुअल हो जाता है। तो एग्जाम में कभी भी आपको आए, सारे प्रैक्टिकल इमेज जो हम उपयोग करते हैं कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कनकेव मिरर के लिए, कैसे होते हैं वो? वास्तविक और उल्टा। मतलब साफ है, अगर कॉनकेव लेंस में कोई इमेज वर्चुअल हो गया तो वो आपको नजर नहीं आएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। एंड लास्ट पॉइंट इज पॉजिटिव अडेप्टर पावर। कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए, एक लेंस है उसकी पावर +2D, आप पहचानिए कौन सा लेंस होगा। जो भी इमेज का साइज बड़ा कर सकता है उसका पावर प्लस माना जाएगा। कोई भी लेंस, कोई भी मिरर अगर इमेज को बड़ा कर सकता है तो प्लस। और अगर एग्जाम में कभी ऐसा -2 या -3D और लेंस पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है, माइनस में लेंस है तो इसका उल्टा कर दो आप, यानी कॉन्वेक्स लेंस का उल्टा होगा कॉनकेव लेंस। इसी प्रकार से -3D एक मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि ट्रैफिक मिरर, हालांकि वो क्वेश्चन हम प्रवेश कर रहे हैं उस सेक्शन में जहां आपको अब क्वेश्चन का जवाब देना है और कोशिश करनी है क्वेश्चन का जवाब देने का। मैंने आप लोगों को ये क्लियर करने का प्रयास किया कि किस किस प्रकार के आंसर आप दे सकते हैं, और एक ही लेंस से, सिर्फ एक लेंस से। ये नहीं कि आपको चारों को बहुत ज्यादा 5-5, 6-6 घंटे की क्लास में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ इसको आधे घंटे के अंदर अंदर बड़े आसानी से इसका गिस्ट निकाल लिया, निचोड़ निकाल लिया कि कॉन्वेक्स लेंस की सारी वर्किंग प्रॉपर्टी कनकेव मिरर के बराबर है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। यानी दूसरी टेबल आपको यहां बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता है अगर यहां पर हो जाएगा कॉनकेव लेंस, यहां हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां इमेज हो जाएगा छोटा, यहां हो जाएगा डाइवर्जिंग, यहां हो जाएगा लार्ज प्रेफरेंस, और ये हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड लास्ट इज नेगेटिव पावर। क्लियर हो गया?
अब हम जा रहे हैं इनके क्वेश्चंस के लिए। तो अब हम ये क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यस, कभी भी आपको आता है कनकेव लेंस, ध्यान देना है, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज, अभी हमने डिस्कस किया, हिंदी में भी यहां लिखा हुआ है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? एनी गैसेस आप लोग बताना चाहें। अभी जो हमने टेबल पढ़ी थी उस टेबल में हमने देखा था, हमने कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर लिया था, बट ये क्या है? अवतल लेंस। मैंने आपको बोला है आपका अपना साथी, आपका अपना साथी याद रखना, बाय डिफॉल्ट हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस लगा है, उत्तल लेंस लगा है, और वो बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन यहां पूछ रहा है कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस पूछ रहा है, तो आपको पता है अवतल जो बनाएगा उसका ठीक उल्टा, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको बात समझ में आई? आभासी और सीधा। इसमें कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कनकेव लेंस, अवतल लेंस किस प्रकार की इमेज बनाएगा, आभासी और सीधी। इनफैक्ट जो कनकेव लेंस है और इसका जो जोड़ीदार है कॉन्वेक्स मिरर, आप लाख ट्राई कर लो, आप जो मर्जी कर लो, इनके बस का रियल इमेज बनाना नहीं है। हमेशा ही ये कैसी इमेज बनाते हैं, कैसी इमेज बनाते हैं? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए अवतल लेंस किस प्रकार की इमेज बनाता है, आभासी होती है और वो सीधी होती है। यस, अगला क्वेश्चन है, बात कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी में वो किस प्रकार से उपयोग किया जाता है लेंस। तो पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मकसद। मैंने बोला ना, उस टेबल के जो 5 पॉइंट है उनको बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड करो, चलाओ और यहां से आंसर देने का प्रयास करो। क्या बोल रहा है? ये कहता है कि एक साधारण माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, और तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मकसद क्या होता है? छोटी चीज को बड़ा देखना, यही मकसद है, छोटे को बड़ा देखना। लेबोरेटरी में सूक्ष्मदर्शी रखा होता है जहां हम बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की भी स्टडी करते हैं। या आपने कभी सुना होगा, शायद स्कूल कॉलेज में आपने डिस्कस किया हो, देखा हो, जो दही है उसके अंदर बैक्टीरिया देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते थे। शायद आप में से किसी ने देखे भी हो। दही को जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो दही में सिवाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कुछ और नजर ही नहीं आता है। यानी अगर किसी को आप दही दिखा दें तो कई दिनों तक वो दही खाता नहीं है, उसको ऐसा लगता है दही में तो सिर्फ कीड़े कीड़े हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं आप उसको अपने मन से कोई नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो मांसाहार नहीं माना जाता, वो शाकाहार माना जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज को कभी भी। वो हाँ, ये बात अलग है कि वो एक एनिमल प्रोडक्ट माना जाता है, जैसे दूध एक एनिमल प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक हो गया। लेकिन उसको आप वो किसी जानवर का मांस नहीं है वो। इस चीज का थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। एनिमल प्रोडक्ट इज डिफरेंट एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट इज डिफरेंट, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। कई बार इसको लोग इकट्ठा पढ़कर गलती कर लेते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जो माइक्रोस्कोप में हमने वो देखा है बैक्टीरिया, वो माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा कर रहा है। तो उसने इतना कमाल कैसे किया है? माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा है, मकसद क्या है? छोटी चीज को बड़ा करना। तो आपको समझ में आ गया होगा, वहां पर कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां तक तो हमें क्लियर हुआ कि वो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। तो यहां पर दो ऑप्शंस में उत्तल लेंस नजर आ रहे हैं। एक तो लिखा है कम फोकस वाला उत्तल लेंस, और दूसरा है लंबे फोकस वाला उत्तल लेंस, या अ शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस, अ लॉन्ग फोकस कन्वेक्स लेंस। अब आपके दिमाग में बात थोड़ी परेशान कर रही होगी कि सर ये आपने ये बात तो हमें बताई नहीं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताई थी, ये जो बात बताई थी आपको गोले वाली, क्लियर। ये इस प्रकार के दो कन्वेक्स लेंस ले लें अगर आप, ध्यान देना है, इसको भूलना नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो गोला है ये इसका केंद्र, त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस। अगर इसका निकालना चाहें तो देखिए गोला बनाते हैं हम, ये गोला आपको तो पता है बड़ा गोला बनेगा, और यहाँ पर ये हमने सेंटर है इसका, ये इसका हाफ क्या है? फोकस। तो देख रहे हैं आप, फोकस बड़ा है और यहाँ पर फोकस काफी छोटा है। तो फोकस कम है तो पावर ज्यादा होगी। ये 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते थे, जो पावर इसका होता है डायप्टर पावर, दैट इज P इज इक्वल टू 1/f। और आपको पता है 1 में कोई भी टर्म होगी, ये टर्म इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी असल में ये कम होगी। जैसे अगर मैं कहूँ ये है, सपोज ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है सिर्फ 7 सेंटीमीटर, क्लियर। तो
ये क्या कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये है जब बात करेगा 15 सेंटीमीटर तो ये ज़्यादा है फोकल, और ये 1/15 करेंगे इसको, और ये करेंगे 1/7। तो आप देख रहे हैं 1/7 जब एक को 60 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो असल में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पावर किसकी ज्यादा हो रही है 1/7 वाले की। तो ध्यान देना इसका पावर ज्यादा है क्योंकि इसका फोकस कम है। तो ध्यान रखना है पावर और फोकस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपको आंसर मिल गया होगा अ शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस। तो आंसर विल बी ए, कम फोकस वाला उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए एक सूक्ष्मदर्शी में पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं और कम फोकस वाला ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। ये भी मैंने आपको प्रयास किया था बताने का पहली स्लाइड में। अ शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर। तो अगर इस प्रकार की कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि किससे इसको करेक्ट करेंगे, तो यानी मानव की आंख में जो निकट दृष्टि दोष है उसको ठीक किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है जब कभी भी नाम आएगा निकट दृष्टि दोष, इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं जिसको यहाँ शॉर्ट साइटेडनेस बोला गया है। इसका एक नाम और भी है, इसका वैज्ञानिक नाम है मायोपिया। मायोपिया इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। क्लियर है। लेकिन इसमें नजर कहां की कमजोर होती है, इसमें नजर कमजोर होती है दूर की। गलती नहीं करनी है। क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सपोज हमारी आंख का लेंस ही है और ये हमारा यहाँ कहीं पर्दा है हमारी आंख का, यानी इसको क्या बोलते हैं रेटिना। और आपको पता है ऑप्टिकल नर्व सेल्स यही होते हैं जो इन्फॉर्मेशन किसको पास करते हैं, दिमाग को पास करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, रेटिना पर जो इमेज उल्टी बनती है दिमाग इसको सीधा पड़ता है। क्लियर, इसमें बहुत बड़ा रोल है नर्वस सिस्टम का। तो जब कभी भी आपकी आंखों का लेंस एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया लगा हुआ है, तो ये कहाँ मिलना चाहिए था, ये जो फोकस पॉइंट इसका यहाँ मिलना चाहिए था कहाँ पर, ये मिलना चाहिए था ये आपका रेटिना पर। लेकिन अगर इसी कारण से कुछ गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ यानी आपके खाने में विटामिन ए की कमी हो जाए, या आपके आंख में अल्ट्रावायलेट लाइट या एक्सरेज या गामा रेज ज़्यादा गिर जाएं, तो क्या होगा, ये सिलेरी मसल्स को वीक कर देगा या ज़्यादा टाइट कर देगा। और इनके वीक होने या टाइट होने से क्या होगा, इमेज या तो रेटिना से पहले बनेगा यहाँ पर कहीं, या रेटिना के पीछे यहां कहीं बनेगा। तो जब दूरी बढ़ती है इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, और जब दूरी घटती है इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन मैं फिर से जोर देके कह रहा हूं, जब कभी भी नाम आएगा दूर दृष्टि दोष, आंख में वो दूर शिफ्ट हो गया है बट नजर कहां की कमजोर होती है, पास की। और जो निकट दृष्टि दोष है इसमें नजर क्या आंख के अंदर इमेज जो बन रही है आप देख रहे हैं, इमेज बन रही है वो लेंस के नजदीक आ गया है, लेकिन नजर कहां की कमजोर होगी, निकट दृष्टि दोष में दूर की। क्लियर हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यही वो बात पूछ रहा है कि जब कभी भी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन एक कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करें, कनकेव का इस्तेमाल करें, सिलिंड्रिकल का इस्तेमाल करें, या द्विफोकस यानी बायफोकल का इस्तेमाल करें। तो मैंने आपको ये दूसरी स्लाइड में बताया था कि डिस्टेंस प्रेफरेंस लेते हैं तो क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन ये दूर की नज़र कमजोर है तो कौन सा लेंस लेंगे, कॉनकेव लेंस। अगर आपको दूर का नहीं दिखता है तो आपको आंख में कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो आपको बात याद रखनी है, अवतल लेंस का इस्तेमाल करके वो बात बन जाएगी। यस, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, कि जब कभी भी आपको ये पूछता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना। ध्यान रखना है, तारे का चमकना एक अलग बात है, तारे का टिमटिमाना एक अलग बात है। ठीक है, तारा अगर साधारणतः अपनी जगह पे ही है, सिर्फ आप तक प्रकाश पहुंचा रहे हैं, जैसे आप ये सरफेस पर यहाँ कहीं खड़े हैं, आप तक प्रकाश पहुंचा रहा होता तो हम इसको कहते हैं भी तारा चमक रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको पता है क्या होता है, जब कभी भी तारा, सेम वही डायग्राम है इसमें थोड़ा सा लेकिन मैं अभी बदलाव करने वाला हूँ। मनुष्य के चारों तरफ हमने कई अलग अलग एटमॉस्फेयर लेयर लगा दिए, और तारा हालांकि डायग्राम में आपको बहुत पास दिख रहा है लेकिन बहुत दूर आपको पता है जो अर्थ के नियरेस्ट स्टार भी है वो भी 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है। यानी वहां से प्रकाश पहुंचते पहुंचते 4.25 साल लग जाते हैं, और प्रकाश एक सेकंड में चलता है 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में, या ये कह लो आप प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। मतलब आप चाहे जितना इमेजिन कर लो, आप इमेजिन कर नहीं सकते हैं कि प्रकाश कितनी तेज चल रहा है।
थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाहो कि प्रकाश 1 सेकंड में धरती के 10 से ज्यादा चक्कर लगा सकता है, इतनी तेज चलता है प्रकाश। लेकिन उस प्रकाश को भी अल्फा सेंचुरी से हम तक आते आते 4.25 साल से ज्यादा लग जाते हैं, 4.3 लाइट ईयर लग जाते हैं। अभी प्रश्न समझने वाली बात क्या है कि जब तारे से आप तक प्रकाश पहुंच रहा है तो बीच में क्या है, अलग अलग सघन वायुमंडल है, कहीं वायु हल्की है, कहीं ज्यादा है। तो कभी ऐसा लगता है तारा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। क्लियर हो गया? आपको ध्यान रखना है, एक इल्यूजन पैदा होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और इस इल्यूजन के कारण, इस भ्रम के कारण तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या कहा जाएगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। क्लियर हो गया? तो एक प्रकार का रिफ्रैक्शन ही है। और आपको पता है, मैंने बताया था लेंस भी रिफ्रैक्शन पर काम करता है। और दिस टाइम एयर बिहेव लाइक अ लेंस। यहाँ एयर है, जैसे यहाँ वैक्यूम है तो डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा कम, इस प्रकार से डेंसिटी वेरी करती है। तो हवा भी एक ट्रांसपेरेंट लेंस की तरह काम करने लग जाती है। और वहाँ पर फिर क्या होने लाजमी है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो अपवर्तन होगा तो भ्रम होगा, प्रकाश अपने मार्ग से भटकेगा, तो आपको इल्यूजन होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? नेक्स्ट अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। यस, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। यानी अगर कभी भी वो बात करता है सफेद लाइट को आपको तोड़ना है या डिवाइड करना है, तो कौन सा ये कर सकता है? ऐसा करने में सक्षम कौन सा डिवाइस है? क्या साधारण ग्लास स्लैब ऐसा कर सकता है? क्या कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कर सकता है? कॉनकेव लेंस ऐसा कर सकता है? या प्रिज्म? ध्यान रखना है, कोई साधारण कांच का स्लैब है, वो तो आपको पता है उसका पावर 0 होता है। उसका मकसद प्रकाश को मतलब आर पार निकालना है, बशर्ते कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी ना करे। तो ध्यान देना, नॉर्मल कभी भी बात आती है प्लेन लेंस या प्लेन मिरर की, इनका पावर 0 होता है, तो कांच की सिल्ली कुछ नहीं कर पाएगी। उत्तल लेंस, अगर बात करते हैं उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस तो आपको पता है ये सिंपल, अगर सफेद प्रकाश जा रहा है तो ये तो कर देगा, इसको मिला देगा, लेकिन इसको स्प्लिट करने का पावर, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, वो क्वांटिटी नहीं है। और ये जो कॉनकेव लेंस है, आपको सुनने में ऐसा लगता होगा कि ये शायद स्प्लिट कर देगा, नहीं, स्प्लिट नहीं करता। ये सिर्फ जो व्हाइट लाइट होगी उसको अपने मार्ग से दूर फैलाने का प्रयास करेगा, तोड़ने की ताकत इसके अंदर नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी एक सिंगल बीम को अपने रास्ते से भटका देगा। हाँ, ये जो चौथे नंबर पर डिवाइस लिखा है डी, प्रिज्म, इसमें ये टेंडेंसी है, ये बिल्कुल ये काम कर सकता है। तो कभी भी आपको आ जाए प्रिज्म, प्रिज्म इस प्रकार का आपने देखा होगा, ट्रायंगल शेप का होता है, एक त्रिभुज के आकार का होता है। और यस, बहुत बढ़िया नायक, आपने एकदम सही जवाब दिया। प्रिज्म के अंदर खासियत होती है डिस्पर्जन की। आपको पता है डिस्पर्जन जब कभी भी आएगा तो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट्स को ये अलग अलग एरिया पर बांट देगा। जैसे सबसे ऊपर, अच्छा आपको बता सकते हैं, जैसे विब क्योर में डिवाइड होगा तो सबसे ऊपर कौन सी लाइट होगी? एनी आइडिया आप में से कोई बताना चाहे? ये सफेद लाइट है, तो यहाँ पर 7 कलर आगे, VIBGYOR। अब बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी लाइट होगी, वॉयलेट या रेड? ऊपर कौन सी लाइट होगी यहाँ पर, वॉयलेट या रेड? एनी आइडिया, एनी गेसेस? नायक एंड तिवारी, एनी गेसेस? कभी भी आपको आ जाए, जब कभी भी सफेद लाइट अपने रास्ते से भटकेगी तो जो सबसे ऊपर होगा वो लाइट वही होगी जो सबसे कम भटकी है, और वो आपको पता है वो क्या होगी? रेड। और सबसे ज्यादा कौन भटकती है? वॉयलेट। तो आपको ये पैटर्न भी याद रखना है। ये आपने पढ़ा होगा VIBGYOR, विब की ओर पढ़ा जाता है इसको, रेनबो कलर्स। और वॉयलेट का माने बैंगनी, इंडिगो यानी जामनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड जो है लाल। तो ये 7 रंग हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया नायक, आपने जवाब दिया रेड, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है, कभी भी आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रिज्म जब कभी सफेद लाइट को अपने रास्ते से भटकाएगा तो सबसे ज्यादा कौन सा भटकेगा और सबसे कम कौन सा भटकेगा। और एक बात और याद रखनी है, इसका आंसर तो हमने दे दिया प्रिज्म। इसी प्रकार से कभी रेनबो के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, इंद्रधनुष के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो इंद्रधनुष याद रखना है, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा प्राइमरी रेनबो या नॉर्मल कभी वैसे आपको आ जाए एग्जाम में रेनबो कलर्स, आपको पता है वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं
सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं और हवा में हमें ये 7 रंग कुछ मिनटों के लिए नजर आता है। और ये 7 रंगों में कभी भी कहे रेनबो में अंदर कौन सा रंग होगा, वायलेट, और बाहर कौन सा रंग होगा, रेड। लेकिन ये बात मैं जोर देके कह रहा हूं, अगर कभी भी बात आ जाए, वर्ड हो जाए सेकेंडरी रेनबो, क्लियर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी पूछ चुका है। कलर के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। कभी भी बात करेगा प्राइमरी रेनबो तो पूछ चुका है, लेकिन अगर कभी वो इससे एक कदम और आगे निकल जाए, आपको पूछे अगर बैक टू बैक 2 इंद्रधनुष बन रहे हैं, बैक टू बैक 2 इंद्रधनुष बन रहे हैं, यानी पहला अंदर उसके बाद दूसरा बाहर, तो दूसरे में ये ऑर्डर ठीक विपरीत होगा। मेरी बात याद रखना, जब कभी भी रिफ्रैक्शन 2 बार होगा, अपवर्तन 2 बार होगा, तो चीजें उल्टा काम करने लग जाती हैं। यानी अंदर वॉयलेट था, बाहर रेड था प्राइमरी रेनबो में, अब क्या हो जाएगा, अंदर रेड आ जाएगा, बाहर वॉयलेट। दिस इज ओनली इन सेकेंडरी रेनबो, ओनली इन सेकेंडरी। द्वितीयक इंद्रधनुष में होगा, कभी भी सिंगल क्वेश्चन आया इंद्रधनुष में तो आपको ये ऑर्डर लिखना है, बट अगर क्वेश्चन दे दे सेकेंडरी रेनबो, कलर ऑर्डर विल बी चेंज। आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया एक बार। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस जो प्रकाश को इकट्ठा करता है, अगर उसको पानी में डुबो दिया जाए, ध्यान रखना है पानी में डुबोने का मतलब रिफ्रैक्शन 2 बार हो जाएगा, एक बार तो लेंस खुद करेगा, एक बार ये पानी करेगा। अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डुबो दिया, नॉर्मली तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, प्रकाश को इकट्ठा करेगा, लेकिन अगर पानी में डुबो दिया तो उल्टा काम करेगा। दिस कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए पानी में डूबे लेंस कैसे काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। रिफ्रैक्शन अगर 2 बार होगा तो चीजें उल्टी काम करेगी, रेनबो ऑर्डर में भी, और कोई लेंस भी पानी में डुबो दें तो वो उल्टा काम करने लग जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह काम करेगा, कॉनकेव कन्वेक्स की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज, यहां पर ग्रेट लिखा है, लेकिन यहां होना चाहिए ग्रेटर। क्लियर हो गया। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, क्लियर, क्योंकि बात लाइट की चल रही है तो थोड़ा सा इनविजिबल लाइट के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है कि अल्ट्रावायलेट लाइट से ज्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है। ध्यान रखना, हमारे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली जो लाइट है वो है कॉस्मिक, इससे थोड़ा कम है गामा, इससे थोड़ी कम है एक्सरेज, और इससे थोड़ी सी कम है अल्ट्रावायलेट, इससे कम है इंफ्रारेड, और सॉरी नॉट इंफ्रारेड, इस अल्ट्रावायलेट से कम है विबक्योर, और विबक्योर से कम है आईआर, और आईआर से कम है माइक्रोवेव, एंड माइक्रोवेव से कम है रेडियो वेव्स। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, अभी पूछ रहा है अल्ट्रावायलेट से ज्यादा, क्लियर हो गया, एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज ग्रेटर देन, क्लियर है, एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है, तो ध्यान रखना है एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज, तो ये बात इस प्रकार से पूछ रहा है कि किससे ज्यादा। देखो यहां देखो टेबल में, कॉस्मिक रेज तो खुद ही इससे ज्यादा है, और गामा रेज भी इससे ज्यादा है, एंड एक्स रेज भी इससे ज्यादा है, तो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी किससे ज्यादा हुई, तो आपको इसका आंसर क्या मिला, इंफ्रारेड। थोड़ा सा क्वेश्चन परेशान करने वाला है, लेकिन परेशान होना नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन पर बात करनी है, क्लियर, प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, जब कभी इस प्रकार की बात आती है, कॉस्मिक रेज बहुत शक्तिशाली हैं, गामा उसके बाद है, एक्स उसके बाद, और अल्ट्रावायलेट का नंबर उसके बाद आता है, तो फिर इसमें क्या मिलेगा आपको, इंफ्रारेड। तो इससे जो अल्ट्रावायलेट ग्रेटर है किससे, इंफ्रारेड से, बाकी तो इससे खुद ही बड़ी है। ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। यस, नंबर 7th, a pond of water appears less, sorry, हाँ, pond of water appears less deep due to, जल का जो तालाब है आपको कम गहरा नजर आता है, उसका कारण क्या है, क्या वो रिफ्लेक्शन के कारण, डायफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, यानी परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी इल्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे, इल्यूजन यानी भ्रम, जो भी भ्रम की स्थिति होगी, क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी कोई इल्यूजन वाली बात आएगी, भ्रम वाली बात आएगी, उसका कारण क्या होगा, रिफ्रैक्शन। यानी ऐसा गलती हो जाती कई बार, कोई हम
थोड़ा बहुत हमें तैरना आता था और जोश में होश खो दिया। यानी हमने थोड़ा थोड़ा तैरना सीख लिया था और उसके बाद हम जैसे गांव में हमने थोड़ा थोड़ा तैरना सीख लिया और हम एक दिन वाटर पार्क में, स्प्लैश में, वाटर किंगडम में कहीं घूमने गए और वो करीबन 10 फुट गहरा था, लेकिन आपको वो दिख रहा था सिर्फ 6 या 5 फुट गहरा ही दिख रहा था। आपको लगा मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है तो मैं आसानी से 6 फुट में तो आसानी से खड़ा हो जाऊंगा, तैर लूंगा, डूबूंगा नहीं। लेकिन जब अपने छलांग लगे तो आपको पता लगा ये 6 फुट नहीं है, ये 10 फुट गहरा था। तो ये भ्रम का कारण क्या चीज थी? इस भ्रम का कारण रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब कभी भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटकती है। जाना चाहिए था कैसे? सीधा, लेकिन वो सीधा नहीं जा पाती, वो अपने मार्ग से भटक जाती है। इसलिए जो तला होता है वो तला आपको यहाँ की बजाय यहाँ कहीं नजर आता है। तो आपको बात याद रखनी है, जब कभी भी, इस पर कई क्वेश्चन बने हैं, रेलवे ने ये क्वेश्चन भी आपको पूछा कि एक फिशर जो है, मछली पकड़ने वाला, सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। मछली पकड़ने वाला है, उसको मछली मछली नजर आ रही है यहाँ कहीं, ठीक है, और उसने यहाँ उसको प्रोजेक्ट किया मछली को मारने के लिए, उसने यहाँ निशाना लगाया है, उसको मछली यहाँ नजर आ रही है। तो नजर आ रही है तो उसको एग्जैक्ट वहीं पर ही निशाना मारना चाहिए, तो मछली मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इससे थोड़ा सा ऊपर निशाना लगाना चाहिए, इससे थोड़ा सा नीचे निशाना लगाना चाहिए। तो आपको याद रखना है, मछली जो आपको नजर आ रही है वो अपने जगह से ऊपर नजर आती है, तो आप अगर इसको थोड़ा सा नीचे करके निशाना लगाएंगे तो मछली मरने के चांस ज़्यादा होंगे। क्लियर हो गया? इसका कारण भी सेम रिफ्रैक्शन ही होगा, अपवर्तन। क्लियर हो गया आपको? तो ध्यान रखना है इस चीज को। यस, नेक्स्ट इज ये आपके आंख के पुतली के बारे में बात कर रहा है कि किस प्रकार से आपको ल्यूमिनस कम या ज़्यादा नज़र आता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी वो बात करता है कि कम चमक है या ज़्यादा चमक है, किस प्रकार से उसको पूछ रहा है। वन अ पर्सन वॉकिंग इन ब्राइट सनलाइट एंटर अ डार्क रूम, he is not able to see clearly for a little while because, जब कभी भी कोई आदमी, इसको हिंदी में देखे तो, तेज रोशनी से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण के लिए उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ध्यान रखना है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन एग्जाम में अगर आंसर नहीं दे पाए तो ये बहुत बड़ी बन जाएगी, इसको बड़ा बनने नहीं देना है। ध्यान रखना, जब कभी भी आप रोशनी में जाएंगे तो रोशनी में आंख की पुतली, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, पुतली सिकुड़ जाती है, स्क्वीज हो जाती है। ठीक हो गया? ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट, इसको छोटा हो जाता है, और जब ये अंधेरे में जाएंगे तो डायलेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया? ध्यान रखना है, जब ये बात आपको भूलनी नहीं है। ये आपने शायद सुना हो, कोई खेत में काम कर रहा व्यक्ति है, उसको सांप काट लेता है, कई बार उसकी जान बच जाती है बट उसकी आंखें चली जाती हैं। कारण, जब वो खेत में काम कर रहा था तो बहुत तेज रोशनी थी, सनलाइट थी, और अगर हमारे न्यूरोटॉक्सिक जहर चढ़ता है शरीर में तो आपको पता है नर्वस सिस्टम बेकाबू हो जाता है, तो हमारी जो पुतली है वो फैल जाती है। और अगर पुतली फैल जाए तो आप समझ सकते हैं, पुतली फैलने का सीधा अर्थ होगा कि ज्यादा मात्रा में लाइट आंख के अंदर चलेगी, तो जान तो बच गई, माने उसको जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो उसको एंटीवेनम दिया गया, जान बच गई, बट उसकी आंखों को नहीं बचा पाए। इसलिए कई समझदार लोग जिनको थोड़ा पता होता है वो उसके आंख पे कोई कपड़ा रख देते हैं ताकि वो ज्यादा प्रकाश आंख में ना जाए और उसका जो रेटिना है वो बर्न ना हो जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या है? वो जा रहा है ज्यादा प्रकाश से कम प्रकाश में, तो ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ा हुआ था, कम प्रकाश में फैल जाएगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। आयरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। क्लियर है? वो कहां से कहां गया है? वो सनलाइट से डार्क रूम में गया है, तो डार्क रूम में फैलना चाहिए था, बट वो इमीडिएटली प्रसारित नहीं हो पाएगा। आपको लग रहा है सर ये तो मैं तुरंत आंसर दे दूंगा, बट आपको बताऊं इसमें 50% बच्चे इस पर भी टिक कर देते हैं, पता होने के बाद भी गलती हो जाती है। तो सिकुड़ नहीं रहा है, ध्यान रखना, फैल रहा है, तो ये आंसर करेक्ट करना है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं। ठीक है, सी गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश नीला दिखाई देने का कारण। जैसे अभी नायक ने हमको क्वेश्चन पूछा था अभी, TIR, तो नायक ये भी ध्यान देना, जब कभी भी बात आए TIR इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी प्रकार से स्कैटरिंग का ही मतलब रिफ्लेक्शन का ही दूसरा रूप क्या है? स्कैटरिंग।
रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, और स्कैटरिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्ण। यानी जब कभी भी रंगों की बात आएगी तो परावर्तन होगा, लाल रंग दिख रहा है, पीला रंग दिख रहा है तो परावर्तन होगा। लेकिन जब कभी भी भ्रम की बात आएगी तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ आप लोगों को? जब कभी भी रंगों की बात आए, पेड़ हरा दिखता है, रिफ्लेक्शन, और भ्रम की बात आएगी, भ्रम देखो मैं दोनों को एक एग्जांपल में लेके बताता हूं आपको। उदय होते समय सूरज आपको लाल दिखा तो ये रंग की बात हो रही है, भ्रम की बात नहीं हो रही है। उदय होते समय सूरज आपको लाल दिखा, समझ में आ रहा आपको? क्लियर हो गया? दीपक समझ में आ रहा आपको? नायक एंड दीपक, सूरज उदय होते समय लाल दिख रहा है, रंग की बात हो रही है, तो रंग की बात में ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन मैंने बताया रिफ्लेक्शन का ही स्पेशल केस है स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन का ही स्पेशल केस है स्कैटरिंग। और जब कभी भी बात आती है भ्रम की, यानी सूरज जब उदय हो रहा है तो उदय होते समय सूरज आपको जहां है वहां नहीं दिख रहा, अपनी जगह से ऊपर या नीचे दिख रहा है, तो ये होगा भ्रम। तो देख रहे हैं आप, एक ही एग्जाम्पल में हमारे साइंस के दोनों प्रिंसिपल कवर हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है। लेकिन इस रिफ्लेक्शन को क्या माना है उसने, स्कैटरिंग। बिकॉज स्कैटरिंग ये भी बताती है कि जब प्रकाश हम तक आ रहा होता है तो बीच में कोई गड़बड़ करता है, और गड़बड़ कौन करता है, डस्ट पार्टिकल। तो अगर बीच में धूल के कण एक पर्टिकुलर लाइट को रोक दें या आने दें तो हमें उस रिफ्लेक्शन को क्या नाम देना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्काई अपीयर्स ब्लू, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे वायुमंडल में धूल के कण है, और ये धूल के कण आपको पता है सूरज में से वायलेट इंडिगो ब्लू लाइट को बिखेरते हैं, और जो हमें ये विप कलर नजर आता है, एक्चुअली वो प्योर ब्लू कलर नहीं है, उसको विप कलर बोलते हैं। तो ये कलर सबसे ज्यादा बिखरते हैं डस्ट पार्टिकल के कारण, इसीलिए हमें कैसा नजर आता है, ये स्काई अपीयर्स ब्लू। आप ब्लू भी कह सकते हैं या विप कलर नजर आता है, नॉट प्योर ब्लू। क्लियर हो गया? तो आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। जब कभी भी आपको बात आती है, ध्यान रखना है, चाहे वो ऊष्मा की बात करे, क्लियर हो गया, और चाहे वो बात करे नॉर्मल लाइट की, हीट रेडिएशन जो है वो आपको पता है हीट लाइट की फॉर्म में ही चलेगा। तो वैक्यूम में इसका स्पीड किसके बराबर होगा? भ्रमित नहीं होना है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि वो एग्जाम में क्या पूछ रहा है। क्या वो लेस देन लाइट होगा, क्या वो ग्रेटर देन लाइट होगा, या इक्वल टू लाइट होगा? हम तक जो हीट पहुंच रही है वो लाइट की फॉर्म में ही पहुंच रही है, और लाइट की फॉर्म में पहुंच रही है तो नो डाउट वो इक्वल टू लाइट ही होगी। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, जब कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए हीट रेडिएशन हम तक आती है और वो लाइट की स्पीड के बराबर होंगी। ठीक हो गया? यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको लाख में लिखना चाहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतनी तेज आता है। और आपको पता होगा सनलाइट या सन की हीट रेडिएशन हम तक पहुंचते पहुंचते 8.3 मिनट ले लेती हैं। ये भी क्वेश्चन रेलवे पूछ चुका है। लमसम आप इसको 8 मिनट मानते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ ले कभी तो आप इसको 500 सेकेंड या आप इसको 498 सेकेंड कह सकते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए, कई लोग इसको 8 सेकेंड मानते हैं, वो 8 सेकेंड नहीं है, वो 8.3 मिनट है। और अगर वो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो सबसे नजदीक हो जाएगा ये 500 सेकेंड के। अगर एग्जैक्ट हो पूछता है तो वो 498 सेकेंड। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन अ ड्राइविंग कार विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू लाइक टू यूज फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट योर बैक। हमारे पीछे से कुछ वाहन आ रहे हैं, हमारे कार के शीशे में, या हमारा कोई भी वाहन है पीछे हमें नज़र देखना है, तो नायक एंड दीपक आप ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे। कौन से मिरर से आप सारा ट्रैफिक ओवरव्यू कवर कर सकते हैं, जैसे हमारी गाड़ी में लगा हुआ है ये, तो कोई ऐसा मिरर आप बताइए जिसमें सारा ट्रैफिक कवर हो। और आपको पता है सारा ट्रैफिक तभी कवर होगा जब इसमें छोटा छोटा नजर आएगा, यानी 4-5 गाड़ियां सारी नजर आ रही है हमें छोटी छोटी, तो आपको पता है कौन सा ऐसा लेंस है जो छोटा दिखाता है, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। और कौन सा मिरर इसका साथी है, मैंने बताया था उल्टे उल्टे काम में बराबर होते हैं, यानी कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर। तो आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक हो गया? नेक्स्ट अगला है,
शेविंग की बात करता है। शेव करने के लिए आपको पता है शेविंग के लिए छोटे छोटे चीजों को बड़ा देखना पड़ता है, और बड़ा देखने वाला एक लौता मिरर कौन सा है? कॉनकेव। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है कि बड़ा देखने वाला कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। बट शेविंग के लिए हम लेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, मिरर इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर विल बी अवतल दर्पण। ठीक हो गया? अवतल दर्पण। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। हम लोग फिर अगले क्लास में एक बढ़िया से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, और आपके जितने भी डाउट है आप कमेंट करके बताएं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि स्टार्ट करने से पहले आपके उन डाउटों को बिल्कुल कवर करूं। हम बिल्कुल आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक, आपके फाइनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा के रहेंगे, ये हमारा वादा है। और आरआरबी एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को डिटेल में स्टडी सनत वाजपेयी कराएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। जाते जाते आप लोगों को इतना ही कह के विदा कर रहा हूं कि जब कभी भी बात आए आपको नॉलेज और इमेजिनेशन में चुनना हो, तो याद रखना है इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। क्लियर? ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। और आप में से जिस जिसका इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा उसकी नॉलेज अपने आप ही निखर जाएगी। क्लियर? जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।